आप अभी ये बिहार स्वाभिमान के पेज पे लाइव देख रहे हैं हम लोगों को। हम लोग एक चर्चा करने वाले हैं, जिलावार चर्चा होनी है और इस चर्चा की शुरुआत, बिहार का चुनाव आने वाला है तो इस चर्चा की शुरुआत गांधी कर्मभूमि चंपारण से हो रही है। और जैसा हम लोग जानते भी हैं, सरकारें भी जो हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने हर यात्रा की शुरुआत चंपारण से ही करते हैं। चंपारण एक बॉर्डर इलाका जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है। और क्या मुद्दे हैं यहाँ के, मोतिहारी के क्या मुद्दे हैं, इसी को लेकर के मोतिहारी कल और आज, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं वीरेंद्र कुमार जलान जी, जो कि एक समाज सेवी हैं, एक प्रखर वक्ता बुद्धिजीवी हैं और ये संस्थापक अध्यक्ष हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स मोतिहारी के। बहुत सारे इन्होंने जो है वो चीजों को की भी स्थापना की है और मोतिहारी में कई संस्थाएं हैं जिसको इन्होंने लाया है पटल पे। और दूसरे उसके बाद जो है वो है डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी, जो कि सहायक प्राध्यापिका हैं राजनीतिक विज्ञान विभाग स्नातकोत्तर विभाग की, वीर कुंवर सिंह कॉलेज विश्वविद्यालय भोजपुर आरा से। उसके बाद में प्रोफेसर तारा चंद प्रसाद जी, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बीएनबी कॉलेज बगहा से। तो और मैं हूं आपके साथ एसके पंकज। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं वीरेंद्र जलान जी के पास ही। जलान जी, ये मोतिहारी में तमाम तरह के मुद्दे हैं, मोतिहारी की समझ आपको बहुत अच्छी है और तमाम तरह के मुद्दों में जो मेन मुद्दा है, जैसे शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य व्यवस्था है। स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति ये है कि आप देख रहे हैं आज सदर अस्पताल के सामने वाटर एक्युमुलेशन, जल जमाव हो जाता है, थोड़ी सी बारिश होती है तो नाव चलने लगती है। उसके बाद सदर अस्पताल में किसी तरह की सुविधा नहीं है, ना उस तरह के वेंटिलेटर की सुविधा है, ना उतने बेड्स की सुविधा है। यहाँ तक कि अगर कोई मरीज इमरजेंसी में पहुंच जाए तो इमरजेंसी को रोक करके स्टेबल कंडीशन करने भर का भी सदर अस्पताल में हमारे व्यवस्था नहीं है। शिक्षा व्यवस्था की स्थिति ये है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अपने यहाँ आ गया और उसके लिए भवन के लिए आज भी केंद्रीय विश्वविद्यालय लड़ रहा है। केंद्रीय विद्यालय कई साल हो गए आए हुए, उसको भी अब तक भवन नहीं मिला। और बाकी जगहों राज्य सरकार के अंदर जो स्कूल आती है उसकी स्थिति क्या है, कॉलेज आते हैं उसकी स्थिति क्या है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है। आज हमारे मोतिहारी के बहुत सारे कॉलेजों में जब बच्चे इंटरमीडिएट का फॉर्म भरते हैं तो लिखते हैं हाँ मैंने 75% क्लास को पूरा किया, और डिक्लेरेशन फॉर्म भरते हैं, लेकिन स्थिति ये है कि 75% क्लास वो इंग्लिश में करते हैं और इंग्लिश के प्रोफेसर नहीं, हिंदी में करते हैं और हिंदी का विभाग खाली है। तो ऐसे में शिक्षा की क्या व्यवस्था है, चिकित्सा की क्या व्यवस्था है, उसका एक छोटा सा उदाहरण ये मैंने बताया। रोजगार की स्थिति है कि भारी संख्या में पलायन हो रहा है, शिक्षा पाने के लिए भी भारी संख्या में पलायन करना पड़ा। डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी को भी बाहर से शिक्षा दीक्षा लेकर के प्रोफेसर बनना पड़ा। ऐसे तमाम तरह के मुद्दे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चुनाव के समय मुद्दा आता है कि जब प्रधानमंत्री 2014 में आए थे पीएम इन वेटिंग बन के, तो उन्होंने कहा था कि जब अगली बार मैं मोतिहारी में आऊंगा तो यहीं की चीनी से बनी हुई, चीनी मिल से बनी हुई चीनी की चाय पी करके जाऊंगा। उसके बाद मोदी जी 2 बार आए और बिना चीनी के चाय पी करके चले भी गए। मोती झील देखिए कि 3-3 मंत्री अपने जिले से हैं, एक महामंत्री हुए यानी कबीना मंत्री हुए और 2 अभी राज्य सरकार में मंत्री हैं, फिर भी मोती झील के गादों की सफाई आज तक नहीं हुई। अतिक्रमण हटाना तो दूर की बात है, जितना एरिया बचा हुआ है उसका पानी साफ नहीं है, बदबूदार आ रहा है। तो क्या मुद्दे हो सकते हैं इस बार चुनाव में, और किस तरह से मोतिहारी कल था, आज है और परसों किस तरह से होगा, इसी पर आपसे मैं टिप्पणी चाहूंगा। वीरेंद्र जलान जी। धन्यवाद पंकज जी। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को और अपने मित्रों को जो मेरे साथ है इस टेलीकास्ट में है, उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। मेरी उम्र 60 वर्ष के लगभग हो गई। मैंने उस समय भी यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा है जब रामदयाल प्रसाद सिन्हा जी यहाँ नगर परिषद के अध्यक्ष हुआ करते थे और यहाँ सफाई व्यवस्था के लिए पूरे बिहार में इसको पुरस्कार मिला था। यहाँ चूंकि अंग्रेजों का बनाया हुआ ये नगर है, यहाँ का जो नालियों की व्यवस्था है, जो रख रखाव के अभाव में जो अतिक्रमण हो गया, इतनी अच्छी व्यवस्था है कि केवल इसी को अगर साफ सफाई किया जाता तो शहर में एक बूंद पानी नहीं लगता।
नगर देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों से इतना लैस है, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे और मेहनती हैं कि यहाँ का इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। उद्योग धंधे भी बहुत अच्छे थे। चीनी मिल मोतिहारी की जो थी, नामी चीनी मिल थी। व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, जो नागरिक हो, सबों के अर्थव्यवस्था का वो एक समाधान देते थे। यहाँ रामाकाश थे, छोटे मोटे उद्योग थे। तो हमारा जो कल जो बीता है वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आज के जैसा ही, वो आज से बेहतर था, मेरा तो ये मानना है। और वर्तमान स्थिति की मैं आकलन अगर करूं तो वर्तमान स्थिति में हमारे बहुत से बंधु बात बोलते हैं कि यहाँ पर ये सुविधा बढ़ गई, ये आ गया, वो आ गया। तो मैं बताऊं, मैं तो संतोषी आदमी नहीं हूँ। मोतिहारी हो सकता है कि और जगह से बेहतर हो, लेकिन हम इतने पे संतोष नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मोतिहारी को हम लोग एक आदर्श के रूप में पूरे बिहार को चाहते प्रस्तुत हो, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। अब यहाँ पर जो आप बात सब बोल रहे थे, मुझे जानकारी है, मैं आप लोगों को भी जानकारी दे दूं मित्रों को, कि मोतिहारी अमृत योजना के अंतर्गत 4 वर्ष पहले आया था। जैसे स्मार्ट सिटी बड़े शहरों को बनाया जाता था, छोटे स्तर के शहरों के लिए अमृत योजना थी। और हमारे स्थानीय जो विधायक और मंत्री जी थे, जोर शोर से 4 साल पहले इस योजना के बारे में मुझे 75 पन्ने का एक डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया था, जिसके अंतर्गत जो यहाँ पर कचरा प्रबंधन है, जो यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, हर सिस्टम के लिए एकदम समयबद्ध कार्यक्रम था। लेकिन आज हम कहाँ हैं? मोतिहारी में बाहर के लोग क्यों नहीं आना चाहते? मैं बताऊं, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या मच्छर है। माने लोग बोलते हैं कि यहाँ रात को अगर किसी को भगाना हो तो मिजाज मच्छरदानी के आप सुला दीजिए, वो अगले दिन आपके यहाँ नहीं रहेगा। ये यथार्थ है। इसके पीछे कारण है, मैं बता दूंगा आपको। मैं वो छोटा सा उदाहरण दूंगा, पंकज जी, जहां आप चाहें मुझे टोक सकते हैं। कि मैं पूरे देश में व्यवसाय के हिसाब से मैं भ्रमण करता हूँ। आप देखिए कि दिल्ली में जो चांदनी चौक का इलाका है, सबसे घनी बस्ती है। बड़ा बाजार जो कलकत्ते का है, सबसे तंग बस्तियों वाला इलाका है, गली है, और वहां उस हिसाब से गंदगी भी दिखती है। लेकिन आप उन इलाकों में सो जाइए, एक भी आपको मच्छर नहीं काटेगा। जबकि आप एम्स के नजदीक दिल्ली में जाइए, आप दमदम एयरपोर्ट के नजदीक कलकत्ते में जाइए, वहां भयंकर मच्छर है। इसके पीछे का मूल कारण है कि उन जो पुराने नगर के हिस्से हैं, वहां ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड है। जहां ड्रेनेज सिस्टम अंडरग्राउंड होगा, वहां मच्छर नहीं पनपेंगे। और अमृत योजना में स्कीम भी यही थी, जिसकी शुरुआत भी हम लोग नहीं कर सके हैं। तो मुख्य जो यहाँ का नगर परिषद है, अभी देखिए कितने बड़े बड़े आरोप नगर परिषद के कर्मचारी संघों ने लगाए, हमारे जनप्रतिनिधि। मुझे आश्चर्य होता है कि सारे पैसे जो यहाँ आते हैं वो कहाँ जाते हैं। माने स्पष्ट रूप से कई बार ऐसा लगता है कि जिनको हम लोग अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, क्या वो लोग सिर्फ अपना हिस्सा लेने के लिए प्रतिनिधि बनते हैं, काम करने के लिए नहीं बनते हैं? क्या वो लोग इतने नासमझ हैं कि योजनाओं के जो रजिस्टर होते हैं उसको फिर सिर्फ हस्ताक्षर कर देते हैं कि भाई उनको सिर्फ अपना हिस्सा मिल जाए? कई बार आवाज उठाने के बाद जब ये स्थिति आती है तो ऐसा लगता है कि नहीं, ये जो हमारी धारणा है सो सही है। अब देखिए डंपिंग ग्राउंड है। 4 साल पहले बताया गया कि भाई जो डंप किया जाता है कूड़ा और कचरा प्रबंधन है, उसके लिए संयंत्र लगेंगे और उससे उपयोगी चीजें हुई। जैसे मोती झील की सफाई हुई थी, खरपतवार निकला, हुआ कि इससे इनकम भी हो सकती है। अब नगर के बाहर की समस्या कि आप एनएच पे जाइए तो इतना बदबू, जानवर मरा हुआ कि उधर से जा नहीं सकते, उस क्षेत्र के लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो देखिए नगर परिषद को जिम्मेवार बनाना पड़ेगा। जब प्रकाश अस्थाना जी चेयरमैन थे तो हम लोग कई बार उनसे मिले थे कि वो पढ़े लिखे और एक समझदार व्यक्ति लगते थे। लेकिन अंत में उन्होंने यही कहा कि नागरिक जो टैक्स देते हैं ना, उसके बदले में हम लोग नागरिक सुविधाएं देने के लिए बाध्य नहीं है, उसके लिए अलग पैसे लेने का प्रावधान है। अगर दुकान से कूड़ा उठता है तो उसका शुल्क देना पड़ता है। हाँ, वो था ना कि यात्रीगण अपने सामान की रक्षा स्वयं करें। तो वही चीज है कि स्वच्छ भारत अभियान में झाड़ू जनता उठा ले और कोरोना में जनता आत्मनिर्भर बन जाए। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। फिर आपसे कहता हूँ अब। हाँ ठीक, हाँ बोल लीजिए। नहीं तो अभी हमारा सौभाग्य है, इसी चंपारण से प्रधानमंत्री ने स्वच्छाग्रह का अभियान पूरे देश में फैलाया था और देश में एक जागृति की लहर गई थी। और 6,000-7,000 का सिंटेक्स का हजारों वो एक कूड़ादान आके लगा था, एक भी कहीं दिखता नहीं है, कहाँ गया वो सब? हाँ पंकज जी।
हाँ, तो वही ये बिल्कुल सही बात है। मेरे आज तक समझ में नहीं आया कि जब स्वच्छ भारत अभियान की बात की जाती है तो कहा जाता है कि जनता को साफ सफाई रखनी होगी। तो यहीं का नगर परिषद, यहीं के कर्मचारी और यहीं के सारे लोग थे 2016 में जब स्वच्छ सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह का कार्यक्रम था, तो 10 दिनों तक मोतिहारी में एक छोटा सा कागज का टुकड़ा भी कहीं नहीं दिखता था। मोतिहारी दुल्हन सी सजी हुई दिखती थी। तो इतने ही कर्मचारियों पर अगर व्यवस्था सही कर दी गई तो साफ सफाई हो गई, लेकिन व्यवस्था सही नहीं होती है तो बोझ जनता पे डाला जाता है। ये एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है कि सब काम सरकार ही नहीं कर सकती है, कुछ काम जनता को भी करना होगा। डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी के पास मैं चलता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी की शिक्षा दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा यहीं से हुई, मोतिहारी मूल की हैं और इन्होंने देश के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी में शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके और आज ये पीजी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। आप बताइए डॉक्टर लक्ष्मी कि मोतिहारी जो कल आप फील करती थी उसमें और आज में क्या अंतर है और किस तरह का बदलाव देखना चाहती थी जो हुआ है और किस तरह का बदलाव देखना चाहती थी जो नहीं हुआ है? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद पंकज जी। मुझे अपनी मातृभूमि के बारे में बोलने का जो टॉपिक ये लिया गया है तो मुझे बहुत खुशी है इस बारे में बोलने की। तो आपने जो क्वेश्चन किया मुझे, देखिए हमारे समय में अगर मैं पॉजिटिव की पहले बात करूं तो बहुत कम लड़कियां मैं देखती थी। जब हम लोग निकलते थे तो बाहर जो है एजुकेशन के लिए निकलना बहुत कम उस वक्त था। ले दे के एक वो सरकारी में जो है एमजे के वो कॉलेज था, तो उसमें जो लेकिन क्लास नहीं होती थी। आज की सच्चाई मुझे नहीं पता है, बिल्कुल क्लास नहीं होती थी। और भी जो कॉलेज हैं बस वो ऐसे एग्ज़ाम सेंटर्स और उसी रूप में जाना जाता था। लेकिन नहीं होती थी चीज़ें जो है उस तरह से, हम लोग को अच्छा एजुकेशन नहीं उपलब्ध हो पाया। तभी जो है कर्ज लेके या जैसे भी कहिए हम लोग को मजबूरी में बाहर जाना पड़ा। कोई बहुत खुशी की बात नहीं है ये। अगर बिहार में ही अवसर और मोतिहारी में उपलब्ध रहते तो ऐसा नहीं होता। बाकी जो सामाजिक समस्या है वो जालान जी और लोग गिना चुके हैं और गिनाएंगे। मैं शिक्षा पे ही आती हूँ। तो ये पॉजिटिव चेंज हुआ है कि हाँ चलिए हमारे यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया, बड़ी बात है। और लेकिन वहाँ भी जो भवन की कमी और ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे भी लॉ एंड ऑर्डर का एक समस्या जो है एक प्रोफेसर के साथ असॉल्ट का हम लोगों ने देखा और विवादों में कई बार घिरता नजर आया। तो ऐसा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत भाग्य से हमारे यहाँ एक केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला है, तो उसको सुचारू पूर्ण रूप से चलने के लिए पूरे सहयोग के साथ और चलना चाहिए। केंद्रीय विद्यालय में मेरी सिस्टर पढ़ी हैं, तो जब इस्टेब्लिश हुआ था तो बहुत ही उत्साह से और चीज़ें ठीक थी। अभी पता चलता है, मुझे सुनने को मिलता है कि वहाँ भी चीज़ें जो है वैसे ही लचर व्यवस्था हो चुकी है। तो जो शिक्षा है, शिक्षा के क्षेत्र में मोतिहारी का बहुत अच्छा नाम हो सकता है। एक एयरपोर्ट का भी वहाँ पे सोचना चाहिए। गया में केंद्रीय विश्वविद्यालय है और वहाँ पे एयरपोर्ट हुआ, तो एक मैं ये अपील करूँगी कि एक एयरपोर्ट की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी शिक्षा में जो कहें कि टोकनिज्म नहीं होना चाहिए। जो सरकार है, वर्तमान सरकार जो है वो शिक्षा का पोशाक दे रही है, साइकिल दे रही है, कन्या उत्थान योजना में पैसे दे रही है, ये सब कर रही है, लेकिन जिस चीज के लिए दे रही है क्वालिटी एजुकेशन, वो कहाँ है? बच्चे जो हैं क्लास में आने को तैयार नहीं हैं। प्रोफेसर्स जो हैं, खासकर जो हम लोग यंग लोग आए हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमें बहुत दुख होता है कि बच्चे पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। और कॉलेज जो है सिर्फ एडमिशन का माध्यम बन गया है। मैं देखती हूँ हमारे यहाँ की या फिर पूरे ये बिहार में होता होगा कि एडमिशन ले लिया उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन और इस तरह के कोर्सेज में, और इवन ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। सोचिए इतनी बुरी स्थिति है, ये कितना मतलब मुझे दुख होता है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो टोकनिज्म नहीं होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन, नॉट ओनली एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस हमारा होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल। एक चीज और वीरेंद्र जालान जी का मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा इस पे। हालांकि ताराकांत प्रसाद जी से बात करनी थी, अभी उनका नेट इशू है, और जैसे ही आते हैं उनसे हम टिप्पणी लेंगे। एक चीज की ओर ध्यान आकृष्ट मैं करना चाहता हूँ कि मोतिहारी में शिक्षा व्यवस्था जो है सरकारी स्तर पे बहुत बुरी है, लेकिन प्राइवेट स्तर पे गर्व होगा आप लोगों को जान करके, ये डाटा मैं आप लोगों को दे रहा हूँ कि कोई भी एग्जाम होता है तो मोतिहारी के, जैसे रेलवे में मोतिहारी का
मतलब भारत का कोई ऐसा स्टेशन नहीं है जहां मोतिहारी का एक एम्प्लॉय नहीं हो। तो रेलवे हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, दरोगा की परीक्षा हो, सिपाही भर्ती परीक्षा हो, मोतिहारी के बच्चे इसमें काफी अच्छा कर रहे हैं। इसके पीछे क्रेडिट जो जाता है वो 3 चीजों का जाता है। एक तो ये कि मोतिहारी बिहार का सबसे साफ सुथरा मतलब जगह वाला, यहाँ स्पेस बहुत ज्यादा है, गांधी मैदान है या गांधी स्मारक का फील्ड है या एमएस कॉलेज फील्ड है, जहां बैठ करके बच्चे ग्रुप डिस्कशन करते हैं, विद्यार्थी ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो ग्रुप डिस्कशन, और दूसरा जो कोचिंग संचालक यहाँ के हैं, जो प्राइवेट कोचिंग संचालक, वो भी अपने क्लासेज में ग्रुप डिस्कशन और ये क्या कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई का एक बेहतर माहौल देने में सफल हो पाए हैं। तो जिसके कारण प्राइवेट शिक्षा व्यवस्था काफी अच्छी है, लेकिन ये लॉकडाउन के समय में या तरह तरह का नियम लगा करके सरकार उसको भी बाधित करती है। जैसे 2008 में पटना में एक विद्यार्थी के ऊपर गोली चल गई, तो बिहार कोचिंग एक्ट बना दिया गया। उस कोचिंग एक्ट में नियम है कि 1 स्क्वायर मीटर यानी लगभग एक चौकी या एक सिंगल बेड के पलंग के इतना जो है वो स्पेस में बच्चों को बिठाना है आपको, और सबको रजिस्ट्रेशन कराना है, और रजिस्ट्रेशन का नॉर्म्स इतना भारी है कि कोचिंग चल नहीं पाएगा। तो उसको लेकर के बार बार टॉर्चर किया जाता है। अब लॉकडाउन में बताइए कि बाजारों में इतनी भीड़ है, वहां से कोरोना नहीं आ रहा है, लेकिन कोचिंग में कोई नॉर्म्स दे करके, कोई नियम लगा करके, मापदंड बना करके सरकार खोल सकती थी, उसको बंद कर दिया गया। तो सबसे कमजोर कोचिंग संचालकों को माना जा रहा है वो कोचिंग संचालक जो सरकारी व्यवस्था के खत्म होने के बाद में उन्हीं के ऊपर शिक्षा का दारोमदार है। तो इस पे टिप्पणी ले लेते हैं, तब तक ताराकांत जी आ जाते हैं। वीरेंद्र जलान जी, इस पे टिप्पणी आप जी। पंकज जी, मैं 2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा जिससे आप जो भी बोल रहे हैं सब चीजें स्पष्ट समझ में आ जाएगी। लॉकडाउन के पीरियड में मोतिहारी के लगभग हर हिस्से में जो स्टूडेंट बाहर उस शिक्षा ले रहे थे, यहाँ तक कि जो लोग जॉब में थे, वो लोग अपने घर में यहाँ आए और यहाँ उन लोगों ने वर्क फ्रॉम होम या टीचिंग फ्रॉम होम शुरू किया। यहाँ पर ब्रॉडबैंड और नेट की स्थिति इतनी खराब है, मैं बता रहा हूँ कि आप भी जो ये अभी कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं इसमें कितनी परेशानी हो रही है आप देख रहे होंगे, और सरकार हर चीज ऑनलाइन करना चाहती है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक देश के गांव देहातों में, शहरों में एक बराबर ये सुविधाएं नहीं देंगे, तब तक कैसे यहाँ एजुकेशन, बच्चे तो यहाँ रह के भी पढ़ लेंगे। बहुत बढ़िया, जी हाँ, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में आपने बताया। हाँ जी जी, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में बताया। अभी ताराकांत जी आ गए हैं, प्रोफेसर ताराकांत प्रसाद जी हैं। आप उनको पहले ताराकांत जी आप बताइए कि आप जी शिक्षाविद हैं, आप बताइए कि मोतिहारी आपके हिसाब से कल कैसा था, उसमें स्थिति सुधरी है या बिगड़ी है? अगर सुधरी है तो इस सुधार से आप संतुष्ट हैं या कुछ और चाहते हैं? अगर बिगड़ी है तो उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इस पे अपनी टिप्पणी दें। धन्यवाद पंकज जी, आप सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। थोड़ा सा पंकज जी, हम लोग मोतिहारी और चंपारण को देखें तो जहां तक हमको स्मरण है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क सफाई, पेयजल का समुचित प्रबंध, जल निकासी का स्थायी समाधान जैसी मूलभूत जन समस्याओं से आज भी यह क्षेत्र जूझ रहा है। पूर्ववर्ती काल में आप देखेंगे तो उद्योग के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जैसे कृषि प्रधान अपना प्रांत और देश है, यह क्षेत्र भी कृषि प्रधान है। इस चंपारण इलाके में अनगिनत राइस भी हुआ करते थे, पुराने मॉडल के होते थे लेकिन होते थे। बड़े पैमाने पर किसानों का धान चावल के रूप में उत्पादित होते थे और किसानों की अच्छी आमदनी का एक उद्योग था राइस मिल के रूप में। गन्ना के रूप में आपको मोतिहारी, सुगौली, चकिया जैसे जगहों पर चीनी मिल था, जिससे किसानों की स्थिति बेहतर थी, उससे उद्योग के रूप में उन लोगों को लाभ मिलता था। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय प्राचीन काल में नहीं थे लेकिन बाद के दिनों में आए। और जहां तक शिक्षा का सवाल है, हमको स्मरण है हम लोग जिस समय पढ़ते थे उस समय हमारे विद्यालय के या किसी भी, जलान जी हम लोगों से अभिभावक तुल्य हैं, इनको स्मरण होगा कि जिस विद्यालय में जलान जी पढ़े होंगे उस समय तो और था, हम लोग के पीरियड में था कि जो शिक्षक पढ़ाते थे वो 20, 25, 30, 40 किलोमीटर दूर के हुआ करते थे।
जिसका परिणाम था कि उस समय शिक्षक दूर के होते थे तो विद्यालय में रहते थे या विद्यालय के बगल की बस्ती में रहते थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था शिक्षादान, शिक्षा के प्रति तत्पर रहना। और जो बच्चे क्लास पीरियड में उनको लगता था कि ये बच्चा कमजोर है, वैसे बच्चों को उस समय के शिक्षक बुलाते थे कि देखो तुम्हारा ये विषय कमजोर है और मैं यहाँ रहता हूँ, 2 घंटा तुम मेरे साथ बैठ के समय देना ताकि तुम्हारा क्लियर हो सके। इस तरह का एक समन्वय छात्रों और शिक्षकों के बीच था। हम लोग ऐसा देखे हैं, ऐसा हमने भी स्कूली जीवन में कभी ट्यूशन नहीं पढ़ा। जी ताराचंद जी, आपकी बात का मैं एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहूंगा। जी जब मैं ग्रेजुएशन में एमएस कॉलेज में पढ़ता था तो सारा कोर्स यहाँ स्कूल कॉलेज में कंप्लीट होता था और उसके बाद ट्यूटोरियल के क्लास अलग शाम को हुआ करते थे। उसके बावजूद अगर कुछ समझ में नहीं आता था तो जो प्रोफेसर के घर पे जाके हम लोग पूछते थे तो लोग बड़ा प्रसन्न होते थे, क्योंकि उनका घर आसपास ही होता था। जनार्दन बाबू थे, भोला बाबू थे, तो उस समय ये स्थिति थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ताराचंद जी। जी हाँ ताराचंद जी, फिर शुरू किया जाए। आपका समर्थन किया, वीरेंद्र जालान जी ने आपकी बातों का समर्थन किया। जो शिक्षक थे दूर के थे तो उनका एकमात्र उद्देश्य था, तो शिक्षा के अंदर जो अराजक स्थिति आई, इस प्रदेश के नेताओं ने एक फिलॉसफी क्रिएट की, होम ब्लॉक चॉइस पोस्टिंग। होम ब्लॉक चॉइस पोस्टिंग का एक फॉर्मूला इस देश के, इस प्रदेश के नेताओं ने शिक्षा जगत में ला दिया। परिणाम स्वरूप अब जो शिक्षक 50 किलोमीटर दूर के थे उसके बदले हुए अब गांव के शिक्षक हो गए, अब लोकल शिक्षक हो गए। तो लोकल शिक्षक होने के कारण अपने सारे काम को देखने के बाद वो विद्यालय जाते हैं और विद्यालय जब जाते हैं तो उनका खुद थके हारे रहते हैं, उनको एजुकेशन के प्रति, शिक्षा के प्रति लगता नहीं है मन। और चूंकि गांव के शिक्षक हैं उनको सरकारी वेतन मिलता है, गांव में और क्षेत्र में संभ्रांत हो ही जाते हैं, उनका एक अपना सर्किल बन जाता है, तो उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते हैं सोशल सोसाइटी के लोग, सिविल सोसाइटी के। तो मेरे समझ से शिक्षा के अंदर जो अराजक स्थिति उत्पन्न हुई, इसमें शिक्षकों को अराजक स्थिति पैदा करने के लिए इस प्रदेश के नेताओं ने एक सिस्टम के तहत बाध्य कर दिया। परिणाम स्वरूप आज का जो शिक्षा जगत है वो सिर्फ कागजी खानापूर्ति, वेतन लेने और देने तक सीमित है। और यही कारण है कि आज सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं या कॉलेज के शिक्षक योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, हर तरह से ट्रेंड हैं, अनुभवशाली हैं, लेकिन अपने बच्चों को अपने विद्यालय में नहीं पढ़ाते। हम लोगों के समय में जो शिक्षक थे उनके बच्चे भी उसी विद्यालय में पढ़ते थे। आज उनके विद्यालय बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो शिक्षा की व्यवस्था है वो पहले से बदतर है। सुधार नाम का कोई इसमें चीज नहीं है और सुधार की गुंजाइश भी नहीं दिखती। और जो इसके कर्ता धर्ता है राजनीतिक लोग, उन लोगों को एक मन के अंदर एक बहुत अच्छा आपने बोला। जहां तक मैं आपकी बात को समझ पाया, आप ये जी आप नई शिक्षा व्यवस्था के बारे में बोल रहे हैं कि जो नई शिक्षा व्यवस्था है उसमें गांव के शिक्षक हैं जिसके कारण ये सब सारी समस्याएं आ रही हैं, लोकलाइजेशन होने के कारण एजुकेशन का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है, हमारे बीच आ गए हैं प्रोफेसर राजीव रंजन गिरी जी, जो कि राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। हम स्वागत करते हैं सर आपका। नमस्कार। तो आपका वेट ही हो रहा था, इसलिए मैं आपसे भी चाहता हूं कि स्वागत करता हूं आपका अपना मत रखने के लिए कि मोतिहारी कल कैसा था और आज मोतिहारी को आप कैसा देखना चाहते हैं। अभी आप दिल्ली में हैं, लेकिन मोतिहारी कैसा देखना चाहते हैं, मोतिहारी के किस रूप को आप देखना चाहते हैं और कितना याद आता है मोतिहारी आपको? देखिए, हम लोग मैं 1991 में मोतिहारी शहर में अपने गांव से आया था जिला स्कूल में पढ़ने। फिर 2001 तक मैं वहां रहा और जब मेरा मेकिंग पीरियड था, जब मेरी निर्मित हो रही थी और मेरे जैसे न जाने हजारों लोगों की निर्मित हो रही होगी, उसमें मोतिहारी समाया हुआ था। उस समय की मोतिहारी की आबोहवा और अभी भी जो हर 8 महीना में हम लोग जाते हैं, तो इस हिसाब से अगर कहें
तो 1920 के आसपास मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी थी, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचार करें हम सभी। तो हम लोग भी कौन थे उस समय और अब क्या हो गए, जो आपका कल और आज है उसके हिसाब से भी देखें तो मोतिहारी में इतनी गाड़ियां नहीं दौड़ती थी, मोतिहारी में फ्लाईओवर नहीं थे, पर मोतिहारी में इतनी गंदगी भी नहीं थी। अलबत्ता जो अपना मन है मोती झील, वो इतना ही गंदा हुआ करता था। अतिक्रमण इस कदर नहीं था वहां पर, सड़कों पर इतनी गाड़ियां नहीं थी, पर उस समय जो सरकारी संस्थान थे उनकी स्थिति आज से कई लाख गुना ज्यादा बेहतर थी, जिसकी चर्चा अभी कोई सज्जन कर रहे थे, मैं ठीक से नहीं सुन पाया, जिसमें बताया गया कि उस समय के शिक्षक भी बच्चों को वहां पढ़ाते थे। हमको याद है कि मोतिहारी जिला स्कूल में पढ़ने की एक अपनी प्रतिष्ठा थी, उसका गौरव था। अब शायद वो नहीं है। एमएस कॉलेज मोतिहारी में एडमिशन के लिए काफी मशक्कत करनी होती थी। अब भी पिछले कुछ सालों में एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी को मिल गया है, केंद्रीय विश्वविद्यालय खुल गया है, पर पहले से जो संस्थान थे, माफ करिएगा मैं कहना चाहता हूं कि उनकी हालत बहुत ही खराब है, बहुत ही बदतर है सारे सरकारी संस्थानों के। और मोतिहारी एज ए शहर में जो संभावना दिखती है, मैं जब वहां जाता हूं और घूमने की कोशिश करता हूं, ग्रुप बनाकर वहां के बच्चे पार्क में बैठकर किसी स्कूल के फील्ड में या गांधी स्मारक संग्रहालय के फील्ड में बैठकर जो तैयारी करते हैं, वही सिर्फ उम्मीद जगाते हैं। उसके अलावा सारी नाउमीदी ही दिखती है। उसके अलावा कुछ लोगों को देखता हूं, कुछ नौजवानों को, जो शिक्षा को लेकर या वहां के अतिक्रमण को लेकर या वहां की धनौती नदी उसके अतिक्रमण को लेकर जो छोटे बहुत आंदोलन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इसको बचाया जा सके, उससे थोड़ी उम्मीद जगती है। बाकी फ्लाईओवर के बन जाने से वहां का ब्रेन ड्रेन नहीं रुका है, वहां के मजदूरों को काम नहीं मिला है। आप ये देखें तो मोतिहारी जिला में, और इस जिला को थोड़ा और विस्तृत कर लें, दोनों चंपारण को शामिल कर लें, तो शायद ही बिहार का कोई जिला होगा जिसके पास इतने कल कारखाने होंगे, चीनी मिल होगा जिसके पास। पर आज क्या हालात है उसका। 3-4 साल पहले वहां के लोगों को आत्मदाह करना पड़ा था, वहां के उसमें काम करने वाले लोगों को भी और किसानों को भी, और उन लोगों के साथ कैसा सलूक हुआ और किस तरह का खौफ का माहौल था। मैं एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य के नाते वहां गया था और घूम कर देखा था, कैसी आशंकाएं लोग जता रहे थे, प्रशासन से कितना असहयोग मिल रहा था, और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी कितनी नाउमीदी थी। ये सारा चीज तो चंपारण में बाढ़ की समस्या वैसी ही है, मोतिहारी में कहीं सीवेज सिस्टम नहीं है, सारी अनियोजित कॉलोनियां हैं, और इस शहर पर दबाव है उन सारे लोगों के ख्वाबों का जो इस जिला से, गांवों से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए शहर में आते हैं। और उन सारे लोगों के लिए मोतिहारी ने दामन फैलाया है, पर मोतिहारी की बाहें इतनी चौड़ी लंबी नहीं है कि सबको समेट सके, क्योंकि प्लानिंग नहीं है उसकी, शहर की कोई प्लानिंग नहीं है। अनप्लैंड टाउनशिप यहाँ पे है। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और धनौती नदी के बारे में आपने कहा, वो छूट गया था हम लोगों के बातचीत में। धनौती नदी आज स्थिति ये है कि धनौती नदी में अब उसके गले की सिर्फ नली बची हुई है, वो भी बहुत जल्दी, मतलब 1-8 साल में वो भी चौक हो जाएगा और धनौती नदी दम तोड़ देगी। बहरहाल अभी हम चलते हैं फिर से डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी के पास। डॉक्टर लक्ष्मी, आप बताइए कि एक महिला के रूप में, एक बेटी के रूप में, आपको क्या लगता है कि मोतिहारी की शिक्षा तब बेहतर थी या अब बेहतर है? मोतिहारी में रहना तब आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल था या अब है? डॉक्टर लक्ष्मी। अभी भी जो है मैं वहाँ पे लौट नहीं पाई हूँ, पता है आपको कि मेरी पोस्टिंग आरा में है, लेकिन अपने समय का मैंने जो एजुकेशन की स्थिति बताई, जो मैंने बिल्कुल खुद फेस किया,
कि बाल निकेतन से शुरुआत हुई, तो वहाँ पे पढ़ाई होती थी थोड़ी, लेकिन फिर बाद में जो है एमजे के जो गर्ल्स स्कूल और वो उत्तर जाते जाते जो है चीज़ें उतनी अच्छी नहीं रही। जैसा कि राजीव सर ने भी बताया, एमएस कॉलेज में जो है हम लोग भी सुनते थे कि उसमें एडमिशन के लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। हालांकि मेरा प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है क्योंकि मैं फिर बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए, लेकिन आज जो है वही केंद्रीय विश्वविद्यालय और केंद्रीय विद्यालय ये सब इंस्टीट्यूशंस मिलने के बावजूद भी जो भवन की कमी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो, या फिर लॉ एंड ऑर्डर जो है, टीचर्स के साथ जो मिसबिहेवियर का मैंने घटना का जिक्र किया, तो वो सब चीज़ों पे आना चाहिए सुधार। और क्वालिटी एजुकेशन टोकनिज्म नहीं होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन। और जो रोजगार की आज बात हो रही है, इस पे इतनी जो है आजकल ये मुद्दा छाया हुआ है, जबकि ये हमेशा का होना चाहिए था, पता नहीं, चलिए अच्छा हुआ, देर आए दुरुस्त है, ये जो मुद्दा बना कि रोजगार का, तो वहाँ पे भी जो इतने जो ब्रेन ड्रेन होता है, तो वहाँ पे रुके, ऐसा करना चाहिए, शिक्षा मिले कि कुछ लोग लोकल स्तर पे भी रुके। अब जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि चीनी मिल हमारे समय तक चलता था, मुझे याद है कि मेरे छत पे उसका ब्लैक जो उड़ के जो है वो आता था और चीनी मिल की घंटी बजती थी। तो जो एजुकेशन है वो सॉरी एम्प्लॉयमेंट है, तो वो बंद हो गया, तो वो अफेक्ट हुआ, किसान दाह हुआ, तो किसान भी जो है उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, जो उसमें मजदूर काम करते थे, उनके बच्चे जो उस पर डिपेंडेंट थे, शिक्षा वगैरह, तो सोचिए ये सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। तो लोकल लेवल पे जो है स्मॉल इंडस्ट्री कहें या फिर मीडियम इंडस्ट्री कहें, तो इसका बहुत स्कोप है। तो जो चीज़ें पहले की रिवाइव करने की कोशिश बिल्कुल करी जानी चाहिए, और लोकल लेवल पे और ज़्यादा जो है कोशिश की जानी चाहिए कि वहीं पे जो है रोजगार मिले, मजबूरी में पलायन ना करना पड़े, बाय चॉइस तो ठीक है, लेकिन मजबूरी में ना करना पड़े। जी चलिए, बहुत अच्छा। ताराकांत जी से मैं पूछ लेता हूँ। ताराकांत जी, आपको क्या लगता है रोजगार की जो समस्या है या फिर जो ये शिक्षा की समस्या है, इसका कैसे निदान हो सकता है? क्या इस बार के चुनाव में ये मुद्दा बनेगा, या इस बार के चुनाव में भी माई समीकरण, टाई समीकरण, जाति समीकरण, धर्म समीकरण, राष्ट्रवाद का समीकरण, पुलवामा समीकरण, वो मतलब इन चीजों पे जिसका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, उस पे ही चुनाव होगा, या इस बार का चुनाव शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार इत्यादि पे होना चाहिए? पंकज जी, आज से 3 दशक पूर्व की बात हम लोग करें तो उस समय पंकज जी, अमित जी का बता रहे हैं, आपके पीछे से नॉइज आ रहा है शायद हथौड़े के या कुछ का, तो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करें। पंकज जी के ऑफिस में काम हो रहा है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बिल्डिंग में काम हो रहा है। आज से पंकज जी 3 दशक पूर्व हम लोग विचार करें। जी ताराचंद जी, आप कंटिन्यू कीजिए। हाँ, 3 दशक पूर्व हम लोग विचार करें तो देखने को मिलता था कि हर क्षेत्र में हर राजनीतिक दल के कार्यकर्ता जन समस्याओं को लेके आंदोलन करते थे, और उस जन आंदोलन से उपजे हुए कार्यकर्ता जन नेता के रूप में स्थापित होते थे और उनको जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता था। उस समय जो विधायक हुआ करते थे, जो सांसद हुआ करते थे, यहाँ तक कि कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री, ये भी जन संघर्षों की उपज थे। लेकिन इधर के कालखंडों में राजनेताओं ने एक ऐसी रचना स्थापित कर दी है जिसके कारण जन समस्याओं को लेकर जन संघर्ष चल ही नहीं सकता है। आपको याद होगा, या थोड़ा सा उदाहरण के लिए आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में चले, सबसे पहला आपको बोर्ड दिखेगा कि किसी प्रकार का आप हरकत करते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 6 माह जेल जाएंगे। तो 2011 में नीतीश जी जब आए तो इन्होंने 2011 में एक एक्ट ला दिया, यानी हॉस्पिटल में आपके मरीज के साथ डॉक्टर कितना ही अमानवीय व्यवहार करे, आप उसके खिलाफ बोलेंगे तो आप जेल जाएंगे। कोई जन नेता जन का आंदोलन खड़ा करता है तो पदाधिकारी जो है वो सरकारी काम में डिस्टर्ब के आधार पर आपको जेल भेजवा देगा। यानी इस प्रदेश के नेताओं ने जन संघर्ष का जो मुद्दा था, इसके लिए जन संघर्ष करने वाले जो विभिन्न राजनीतिक दल के कार्यकर्ता थे, उनको हतोत्साहित करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था ला दी जिसके कारण जन संघर्ष करना दुर्लभ हो गया, और ये पेशेवर नेता स्थापित हो गए। और प्रत्येक दलों के अंदर यही है, पराक्रमी और परिश्रमी नेतृत्व आपको कहीं नहीं मिलेगा।
परिक्रमाकारी नेतृत्व, हर तरह से नैतिकहीन नेतृत्व स्थापित है और हर दलों के अंदर जो स्थिति है विकल्पहीनता है। आज बिहार के अंदर आपका 2020 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, लेकिन दल के नेताओं ने अपने दल के अंदर भी नेतृत्व उभरने नहीं दिया, जिसके कारण आज नेतृत्वहीनता की स्थिति हर दलों में है और नेता वही हैं जिनके पास पार्टी को कब्जा करने का सूत्र है। आज हर राजनीतिक दल का नेता जैसे आज अपना पूर्वी चंपारण लीजिए, बड़े सौभाग्यशाली हम लोग थे। हम लोगों को लगा था कि बीजेपी के राधा मोहन जी केंद्रीय कृषि मंत्री बने हैं, तो कम से कम चंपारण का कृषि जगत में एक अकरणीय एक व्यवस्था स्थापित होगी, यहाँ का कृषि जगत विकास करेगा। और इन्होंने पूरे देश के कृषि मंत्री होने के बाद भी इनका 80% समय मोतिहारी में ही बीता, फिर भी कृषि के क्षेत्र में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ। हाँ, एक परिवर्तन जरूर हुआ। इस प्रदेश के नेताओं ने कृषि के क्षेत्र में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जैसे कृषि औजार अनुदान में मिलता है। जितने कृषक हैं इस चंपारण के अंदर, उसमें से मात्र 10% किसानों ने कृषि औजार लिया है अनुदान पर, लेकिन हिसाब आप लगाएंगे तो 300% लोगों ने अनुदान हासिल किया है। यानी जो अनुदान देने वाले डीलर हैं वो करोड़पति हो गए, किसानों की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। वहां जहां आपके कृषि कल्याण मंत्री हुआ करते, तो जड़ में पंकज जी है कि जो क्षेत्र के जो नेता है, एक मिनट, इस क्षेत्र के जो नेता है उनके मन के अंदर इस क्षेत्र के विकास का सपना ही नहीं है। मैं तो कहता हूं कि बिहार जब से बना, जन संघर्षों बिहार के नेताओं ने बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी अपने देश की पेशेवर राजनेता स्थापित हैं और पेशेवर राजनीतिज्ञ स्थापित हैं, और जो पेशेवर राजनीति है गलती से कोई कार्यकर्ता उनके परिक्रमा से संतुष्ट होने के कारण उनको अवसर मिल जाता है, लेकिन उनकी मुंह बंद रहती है, कहते वही है। जैसे विकास की एक बात करें, आप ध्यान रखेंगे यहाँ 3 पार्लियामेंट क्षेत्र है। चलिए आवाज भी तो अभी मैं एक सेकेंड बात आपने बताई और जी एक सेकंड जरा सुनिए। 3 पार्लियामेंटियन है अपने यहाँ, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और शिवहर। इस 3 लोकसभा सदस्यों में से एक मोतिहारी लोकसभा का सदस्य का टोटल ठेकेदारी एक एजेंसी करती है। आप RTI के तहत सूचना मांगने जाएंगे विकास कार्यों की, तो आपके साथ क्या होगा, आप उतना दिन बचेंगे इसकी गारंटी नहीं है। एक ही काम पर 3 बार विकास कार्यों के पैसे उठाई जाती है, फिर कागजी खाना पूर्ति पर चल रहा है। ठीक है। आप बहुत अच्छी बात बताएं और समय इशारा कर रहा है कि अब हम लोग वीरेंद्र जालान जी के पास भी चलें। वीरेंद्र जालान जी, आपने इनकी बात को सुना, इनकी बात को एक पूरक के रूप में भी आप अपनी टिप्पणी दीजिए। और दूसरी बात कि चीनी मिल हो या मोती झील हो, जल जमाव का सबसे बड़ा स्रोत धनौती नदी कभी चुनावी मुद्दा नहीं बन पाता है। इसका क्या कारण है और ये कैसे बन सकता है उसके, हालांकि जड़ में तो जो चीज है उसको बता दिया ताराकांत जी ने कि आज अपने देश में, बिहार में या किसी भी स्तर पे नेता परिवारों से आते हैं, जन संघर्ष से नहीं आते हैं। हाँ पंकज जी जालान जी, बाकी लोगों की आवाज आ रही है। पंकज जी शायद अभी विलोप हो गए हैं, कोई अर्ज नहीं है। आप बोलिए। मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी दुर्भाग्य की स्थिति ये है कि हमारे जो भी जनप्रतिनिधि, मैं केवल किसी एक दल विशेष या व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, उन लोगों ने कभी भी रोड मैप इस रूप में नहीं बनाया कि देखिए, अंग्रेजों ने जो रोड मैप बनाया था अगले 20 वर्षों के लिए बनाया था, जो हम लोग को 50 वर्षों तक वो सही सलामत रहा। आज जो रोड मैप बनना चाहिए अगले 20-25 वर्ष के बाद का बनना चाहिए, क्योंकि ये सब काम देखिए रोज रोज होता नहीं है। आपने जो बात उठाई धनौती नदी, मोती झील की,
देखिए, ये एक सेलिब्रिटी पॉइंट हो गया है। मैं कह रहा हूं कि जो भी आता है उसके बारे में कुछ बोल देता है, ताली बजवा लेता है, चले जाता है। अब हम लोग की भी उम्र हो गई, बच्चे भी सोच रहे हैं कि शायद ऐसा ही होता रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। अगर मन के अंदर दृढ़ संकल्प हो, धनौती से इसको जोड़ दिया जाए, पानी बहता हुआ हो जाए, तो निश्चित रूप से इसको हम लोग नरमन पॉइंट, या जो मैं तो घूमता रहता हूँ उदयपुर का जो झील है, जो पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हो गया है, उसका रूप हम लोग यहाँ निश्चित रूप से दे सकते हैं। देखिए, हमारा जो जिला है, यहाँ बाजार बहुत अच्छा है। यहाँ खाद्य संस्करण के जो उद्योग लग सकते हैं, चीनी मिल है। मैं उदाहरण देना चाहूंगा बिल्कुल कि जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, उन्होंने अपने जिले में, मेरा सौभाग्य है कि मैं सांगली जिला का भ्रमण कर चुका हूं, उनके जिले में जाकर देखिए आप, तो चीनी मिलों का जाल बिछा हुआ है और वहां जो काम होता है, पूरी अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र की आज चीनी मिल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता है। अपने क्षेत्र के देखिए किसान इतने मेहनती हैं, और देश का ये आंकड़ा है कि अपने यहाँ जो कृषि उपज है उसका 25 से 30% हिस्सा जो है देख रेख और संरक्षण के अभाव में बर्बाद होता है। जो यहाँ पर योजनाएं हैं, जैसे बहुत छोटी सी बात एक और बताऊं कि जो कोल्ड स्टोरेज है उसके लिए सरकारी योजनाएं हैं, जो उसके लिए अनुदान है, वो कैसे मिल पाता है यहाँ पर, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आप देख रहे होंगे जितने भी कोल्ड स्टोरेज है सब राजनीतिज्ञ लोगों के हैं। अगर कोई एक पूर्ण रूप से व्यवसायिक आदमी या नागरिक खोलना चाहे कोल्ड स्टोरेज, तो शायद नहीं खोल पाएगा। आप आकलन करके देख लीजिएगा किनके कोल्ड स्टोरेज। मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर देखिए, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, तो वहाँ स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया गया था, और उस क्षेत्र में उद्योग कितने दनादन लगे थे। मेरे संबंधी इस क्षेत्र के लोग भी जाकर वहां पर रुड़की में, हरिद्वार में उद्योग लगाए थे। उस क्षेत्र का विकास हुआ था क्योंकि उसको टैक्स हॉलीडे मिला था कि 5 वर्षों तक उनके उत्पादन पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा और उनको इनकम टैक्स में भी रियायत मिलेगी। तो अपना जिला अब उद्योग विहीन हो गया है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोग विगत 10 वर्षों से चैम्बर की तरफ से मांग कर रहे हैं कि यहाँ औद्योगिक प्रांगण की स्थापना हो जिला मुख्यालय के पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। पहले हम लोग यहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम एक हुआ करता था, उद्योग धंधे लगे, उनको विभिन्न तरह के जो एनओसी लगते थे, एक सरकारी नोडल एजेंसी हो जो उनको हर तरह की चीज अवेलेबल कराए कि उद्योग धंधे लगे। लेकिन यहाँ पर जो सिंगल विंडो सिस्टम था, दोहन का माध्यम बना दिया गया था। वो लोग केवल यही बात का ध्यान रखते थे कि जो उद्योग धंधे लगाने आए उनसे ज्यादा पैसे कैसे वसूल किया जाए। वो आदमी निराश होकर भाग जाता था। मोती झील की बात है, देखिए हम लोग का वो आने वाला समय कैसा हो, मैं कुछ बात इस पर जरूर फोकस करना चाहूंगा कि देखिए यातायात के संसाधन जो है अब जनसंख्या के दबाव के कारण छोटे पड़ गए। बाहर हम लोग देखिए कुंवारी देवी चौक से जो एक रोड जाती है, जो वहां पर जाके रेलवे को जोड़ती है, जो चंचल बाबा के मठ से होकर कचहरी जाती है, कितने दिन से वहां रेलवे ने ब्रिज बना के रख रखा था। अगर शहर के चारों बगल एक रिंग रोड बन जाए तो सबको मीना बाजार चौक क्यों आना पड़े। अंग्रेज के जमाने में देखिए मोती झील पर मुंसिफी पुल बना था जो अभी क्षतिग्रस्त है, और उस पुल के निर्माण में जितना समय लगना चाहिए था तिगुना समय अभी तक लग चुका है। 2 और पुल इस मोती झील पर, एक अगरवा को रोइंग क्लब से कनेक्ट करने का, एक बेलवनवा को मिस्कॉट से कनेक्ट करने का बन जाए तो यातायात का दबाव खूब आराम से शहर झेल लेगा। उद्योग धंधे तो खूब आराम से लग सकते हैं कि देखिए हम लोग के यहाँ का जो शहद उद्योग है, जो हम लोग के यहाँ देखिए हथेली समय याद आता है कि मकई और आदि आज भी सब जगह जाती है। सरकार कुछ पर ध्यान तो जी तमाम तरह के उद्योग या कृषि उत्पाद या तमाम तरह के उद्योग धंधे हैं। बहुत अच्छी बात आपने बताई। अब मैं चलता हूँ राजीव रंजन सर के पास। जी राजीव सर, आप बताइए, आपने जो दोनों बातें आपने सुनी, कृषि, उद्योग, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क इत्यादि चीजों में, उस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, बहुत साहस के साथ और कड़वी सच्चाई को ताराचंद जी कह रहे थे, जो हम सब लोगों को सुनना होगा और समझना होगा और उस पर विचार करना होगा, वरना अगले 10-20 साल तक ऐसे ही विचार होगा, बातचीत होती रहेगी तो कुछ नहीं होगा। और जलान साहब ने भी सारी संभावनाओं का जिक्र किया और उसमें कैसे नौकरशाही वहां के उद्योग धंधे को चौपट करने के लिए है, उसके बारे में उन्होंने बताया।
मैं जरा आपको बताना चाहता हूँ कि जो अभी हमारे देश में ब्यूरोक्रेसी है, इसको तो बनाया ही था अंग्रेजों ने यहाँ के लोगों के रक्त को चूसने के लिए। यहाँ के संसाधनों को लूट कर 7 समुंदर पार ले जाने के लिए ही जिस प्रशासनिक ढांचे का निर्माण हुआ था, आजादी के बाद वही ढांचा चला आ रहा है। तो उसमें थोड़ी बहुत कुछ गुंजाइश हो सकती है, व्यक्तिगत स्तर पर कोई भला आदमी आ जाए और कुछ कर ले। इन लोगों को अंकुश में रखने का काम या थोड़ा नियंत्रित करने का काम जनप्रतिनिधि कर सकते थे। तो जनप्रतिनिधियों के बारे में जो ताराचंद साहब ने बताया वो आप जानते ही हैं, और वो सच्चाई है। सबसे सही, सबसे सही और सटीक उन्होंने बात बताई। जी जी। तो जनप्रतिनिधियों के पास एक ही कंपनी के पास सारे ठेके हैं, या उनके पास कितने हथियार हैं। आप सबसे छोटे स्तर पर देखिए, जो पंचायती राज आया, जो मुखिया जी बने वो साइकिल पर चलते थे, 5 साल बाद सारे स्कॉर्पियो पे घूम रहे हैं। 1 रुपया उनकी सैलरी नहीं है, कहाँ से सब आ गया? ये कोई नोटों का जखीरा उनके पास, कोई पेड़ तो था नहीं, कोई कामधेनु भी नहीं था। तो ये जड़ की चीजें हैं। पर अभी जो आप पिछला सवाल कर रहे थे कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये सब चुनावी मुद्दा बनेगा कि नहीं, ये नहीं बनेगा। मैं बहुत दुखी कड़वी सच्चाई, नहीं बनेगा। कड़वी सच्चाई है ये, सही बात है। वही बनेगा किसकी जाति को टिकट मिला, किस धर्म वाले को मिला। पुलवामा पुराना हो गया, अब उसमें दूसरे ये कौन, कंगना और रिया और सुशांत सब घुस गए हैं। अब ये सब हो जाएगा। मोतिहारी जिस वजह से दुनिया में चंपारण को लोग जानते थे, गांधी का सत्याग्रह या जॉर्ज ऑरवेल का लिटरेचर उससे कोसों दूर आ गया है। हम लोगों के जमाने में क्रेज, हम लोग जब वहाँ किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ रहे थे, तो अपराध और छिनैती और किडनैपिंग का गढ़ बन गया था, और उस समय सारी गड़बड़ियां आरंभ हो चुकी थी, और इन सबको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। नीचे से सूत्र ऊपर तक जुड़े हुए थे, इसलिए लोग मजबूरी में भागकर महानगरों में गए अपनी पढ़ाई लिखाई के लिए, और वहां रोजी रोजगार खोजने लगे। ये इन सारी चीजों को समझना होगा। दूसरा, जी। तो धनौती नदी है, लेकिन स्थिति कुछ सुधरी भी उसमें 2005 के बाद। जी जी जी। बीच में देखिए, वही मैंने कहा कि के बारे में बोल रहे थे। कोई आकर कुछ ठीक कर ले तो इससे पूरा ढांचा नहीं बदलता है। तीनों की बात होती है, होता है। दीर्घकालिक सुधार के लिए बड़ी सबको जहमत उठानी होगी। जो लक्ष्मी जी भी बता रही थी कि अपनी इच्छा से कोई वहां रहना चाहे, आप सर्वे करके देख लीजिए, चाहे तो किन्हीं भी लोगों से, कि सब लोग चाहते होंगे कि वो यहाँ रह गए, उनके बच्चे वहां न रहें, वो भाग जाएं यहाँ से, वो चले जाएं, वो कहीं और चले जाएं। चलान साहब कैसे बता रहे हैं कि में जाकर इन लोगों ने रोजगार खड़ा कर दिया, उद्योग बना दिए, सारे संरक्षण इनको मिला। ये मोतिहारी में उसी निर्भयता, निर्भीकता के साथ और उसी प्रशासनिक उदारता के सहयोग के साथ काम कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता। जी नहीं हो सकता है। जी चलिए, अब समय, घड़ी इशारा कर रही है कि अब हम सब लोगों से आते हैं। सर आप पे भी आता है जी, आप पर आते हैं सर। जी एक सेकेंड, जी एक सेकेंड सर, अभी बोल रहे थे ना, एक महत्वपूर्ण बात है। जिस समय चंपारण सत्याग्रह का कार्यक्रम चल रहा था, मैं आप ही पे आ रहा था। जी चलिए ये चांस भी आप ही का है ये बोलने का। ताराचंद जी बोलिए, आप ही के पे पंकज जी आप ही को इशारा ही कर रहे हैं बोलने का। अभी एक सर बात कर रहे थे, उसी बीच के लिए था कि यहाँ राजनेताओं का और ब्यूरोक्रेसी का इतना बेहतर समन्वय है। इसका एक उदाहरण पर्याप्त है। जिस समय देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सत्याग्रह कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे थे गांधी मैदान मोतिहारी में, उसमें 20,000 सत्याग्रही लोग आए थे गुजरात से। उसमें एक महिला सत्याग्रही जो थी उसकी मृत्यु हो गई किसी कारणवश। जी, और उस मृत्यु का खबर
मृत्यु का खबर तक प्रधानमंत्री तक जिलाधिकारी या उसके आयोजक मंडल द्वारा नहीं पहुंचाया गया। तब तो यदि उनके पास पहुंचता तो हो सकता था कि मुख्य प्रधानमंत्री जी कुछ कहते। हाँ, नहीं तो इसका ये है गठजोड़ का उदाहरण। तो इसका क्रेडिट थोड़ा यहाँ के पत्रकारों को भी दे दीजिए, जिन लोगों ने इतनी बड़ी खबर को छुपा भी लिया। ये भी इतनी बड़ी पाचन शक्ति भी जो है एक वो दोनों के गठजोड़ का प्रभाव इनके पाचन शक्ति को ज्यादा बढ़ा दिया है, इसलिए इन लोगों ने भी पचा लिया। लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जैसे मुझे ही पता चला तो पत्रकारों के द्वारा ही पता चला, वहां नहीं पहुंचाए लेकिन कुछ लोगों तक पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया। यह गठजोड़, और जब तक ये गठजोड़ आपका चलता रहेगा ब्यूरोक्रेट्स का और राजनीतिज्ञों का, तब तक इस क्षेत्र का या किसी भी देश प्रदेश का कायाकल्प नहीं होने वाला है। इनकी प्लानिंग है, पूर्व योजना एवं पूर्ण योजना, कैसे किस रूप में हम इस देश के व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर इस सारी व्यवस्था का उपयोग सिर्फ अपने लिए करें। क्षेत्र के विकास का सपना इन लोगों के पास नहीं है। अगर होता तो एक पूर्ण प्लानिंग बरती। जहां तक कि जलान सर भी बोल रहे थे, अभी एक साधारण बात है नगर पालिका का, जो पुराना शहर है उसकी बात छोड़ दीजिए, जो नए नगर बसते हैं जो नए नगर बसते हैं वहां तो आप प्लानिंग वे में सड़क नाली इत्यादि की व्यवस्था नक्शा के माध्यम से कर सकते थे। वहां भी करने में यह नगर पालिका तक असफल होता है और सारे राजनेता चेयरमैन प्रमुख बनाने में सारी ऊर्जा लगा देते हैं, लेकिन ये कभी किसी राजनेता का नहीं देखे होंगे कि नगर परिषद के नगर क्षेत्र में समुचित विकास का सर्वांगीण अभिवृद्धि का प्रयास हो। ऐसा इनके पास कोई खाका नहीं रहता है, इसलिए कि वैसी इच्छा ही नहीं है। इसलिए वर्तमान पीढ़ी के भरोसे हम आप यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि कोई आमूल परिवर्तन आएगा। हाँ, थोड़ा एक एक उदाहरण ये लोग गिनती करने के लिए दिखा देंगे। जैसे माननीय कृषि मंत्री जी ने एक डेयरी उद्योग की स्थापना करा दी, तो इस तरह इक्का दुक्का जनता को दिखाने के लिए और मोटी राशि को पचाने के लिए ये करेंगे, लेकिन आमूल परिवर्तन जिसको सर्वांगीण अभ्युन्नति कहते हैं, ऐसा इस पीढ़ी से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसलिए नई पीढ़ी की आवश्यकता है, और जब तक नई पीढ़ी नया नेतृत्व क्षेत्र के अंदर नहीं उभरेगा जो विकास के लिए संकल्पित हो, तब तक हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं ला सकते। और यही कारण है कि ये सारे मुद्दे नहीं बन सकते हैं। सर के इस वक्तव्य से हम भी समर्थित हैं। जी, बहुत अच्छा आपने बोला। अब डॉक्टर लक्ष्मी के पास चलता हूँ। डॉक्टर लक्ष्मी, समय काफी कम है, इसलिए थोड़ी देर में आप कंक्लूजन, फिर सबसे कंक्लूजन भी लेना है सब लोगों से। जी बिल्कुल, तो मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स में यही कहूंगी कि जो मैंने बातें कही उसको मैं समराइज करूंगी कि एज ए वुमन मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ मोरलेस तो महिलाओं के लिए जो आप बात कह रहे हैं उसके लिए यही अच्छा होगा कि महिलाएं तभी आ पाएंगी। उसका सिंपल ट्रिक है कि वहाँ का अगर लॉ एंड ऑर्डर आप खराब कर दीजिए, महिलाएं नहीं आ पाएंगी ऊपर। अगर आपको ऊपर लाना है महिलाओं को तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना पड़ेगा। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो टोकनिज्म ना हो, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो या फिर ये सारी चीज़ें हो, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे जो है लड़कियों पे जनरली परिवार वाले खर्चा नहीं करते हैं। ये सच्चाई है हमारे समाज की। तो स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पे जो दिया जाए कि उन्हें आगे अलग से रिसोर्सेज उस पर खर्चा ना करना पड़े। लॉ एंड ऑर्डर में बात करें तो जो इंस्टीट्यूशंस है, कॉलेज और ये यूनिवर्सिटी वगैरह, वो कहीं ना कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स के अड्डे बने हुए हैं बहुत टाइम से। इनको ठीक करना पड़ेगा, इनको वहाँ से हटाना पड़ेगा। हमारे यहाँ एक घटना भी हुई है, आप उससे अवगत हैं। एक टीचर जो है अमेरिका से रिटर्न है, उनको असॉल्ट किया गया है। तो इससे जो है महिलाएं जो हैं, ये मोतिहारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी हुआ है, तो ये महिलाओं के लिए स्पेशली ईव टीजिंग और जो ये सब चीजें हैं वो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने से ही होगा। और जहाँ तक पूरा मोतिहारी की बात है तो एक यूथ लीडरशिप की मुझे भी आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि सेब मोती झील देख ले या जो भी है, इसमें यूथ जो है कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और ये एक इशू बना है। तो कहीं ना कहीं यूथ इसमें जो है वो आगे आया है, तो यूथ को आगे आना पड़ेगा और यूथ लीडरशिप की जरूरत है। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब कंक्लूडिंग रिमार्क्स ले लेते हैं वीरेंद्र जलान जी से। सब कम समयों में ही 2 मिनट में तीनों आदमी का कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेना है तो
देखिए मैं स्पष्ट बता रहा हूँ कि कोई निराशा वाली स्थिति नहीं है। हम लोग और यहाँ के लोग बहुत जुझारू, पढ़े लिखे, होशियार और चरित्रवान है। मैं बता रहा हूँ अधिकतर लोग, हम लोग अभी तक जिन मुद्दों पर बटे रहते थे, यानी कि जात के मुद्दे पर, धर्म के मुद्दे पर, निजी मित्रता के मुद्दे पर, अब हम लोग को क्षेत्रीय मुद्दों पर एकमत होना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए ऐसा नहीं है कि देश में कहीं कुछ हुआ नहीं है। एक विजनरी सरकार इस देश में कई जगह चल रही है। अगर यहाँ की राज्य सरकार, राजनेता का विजन नहीं हो तो ये चीज दूसरे से सीखा जा सकता है। अब जैसे शिक्षा के मुद्दे पर, स्वास्थ्य के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर और मुद्दों पर दिल्ली की केजरीवाल सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ केजरीवाल सरकार कितना सफल हो पाएगी या वहाँ आम आदमी कितना सफल हो पाएगी, ये अलग विषय है। लेकिन अगर उनकी योजनाएं अच्छी हैं, भ्रष्टाचार उन्मूलन कर दिया है उन्होंने सारी डोर स्टेप सर्विस देकर, तो उसको यहाँ क्यों नहीं किया जा सकता है। हम लोग अपने राजनेताओं पर अगर दबाव डालें और इन मुद्दों पर चुनाव में शामिल हो, तो आपको ये करना पड़ेगा, सारे पूर्वाग्रह बनाना पड़ेगा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। शिक्षा चिकित्सा को मुद्दा बनाना पड़ेगा और दिल्ली मॉडल से कुछ शिक्षा लेनी पड़ेगी। राजीव रंजन सर के पास मैं चलता हूं। सर आप बताइए कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं लक्ष्मी जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं और जलान साहब की बात से भी। मोतिहारी का जो अपर क्लास है उसके बच्चे वहां रहकर न तो पढ़ने आते हैं न चिकित्सा कराने आते हैं, वो सब दिल्ली, पटना, मुंबई भाग चुके हैं। गांव का जो खाता पीता परिवार है, जिसको मिडिल क्लास कह सकते हैं, उसकी आकांक्षाओं का शहर मोतिहारी अब रह गया है और लोअर मिडिल क्लास का शहर मोतिहारी रह गया है। उसके लिए जब तक सार्वजनिक संस्थान नहीं होंगे, जिसको सरकारी संस्थान जब तक नहीं होंगे, तब तक वो जिस हसरत को लेकर आए हैं इस शहर में, मोतिहारी में, वो पूरा नहीं होगा। स्कूल और कॉलेज, स्वास्थ्य का इंतजाम जब तक सरकारी लेवल पर अच्छा नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। आप एक उदाहरण देख लीजिए, अभी मैंने पता किया था LND कॉलेज और SNS कॉलेज में क्या हर विभाग में शिक्षक हैं। पिछले 10 साल से ऐसा था कि कई डिपार्टमेंट में एक भी टीचर नहीं थे और उसमें हर साल 200-300 लोग परीक्षा पास कर रहे थे। तो इतना बड़ा, मैं बोला हूँ, शुरू में ही बोला, ये इतनी गड़बड़ियां हैं। डॉक्टर लोहिया कहते थे कि निराशा के कुछ कर्तव्य होते हैं। तो ये सब स्थितियां बहुत विपरीत है पर असंभव नहीं है, बहुत इसको देख कर समझना होगा। अभी बिहार में देश भर से अच्छे प्रतिभाशाली लोग, बच्चों का चयन हुआ है उच्च शिक्षा में, उन्हीं के सारी ऊर्जा का और उनकी प्रतिभा का उपयोग नहीं हो पा रहा है। और मोतिहारी का आलम भी वही जो सारे बिहार का है या लगभग पूरे देश का है। वो आप कहना चाहते हैं कि ब्रेन ड्रेन रुके, वो नहीं रुके और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को सही किया जाए। आपने बहुत अच्छा रिमार्क्स दिया कंक्लूडिंग। अब चलते हैं प्रोफेसर ताराकांत प्रसाद सर के पास। आप सर बताइए, आप तो बहुत साहसिक बात बोल रहे हैं और बहुत ही कड़वी सच्चाई प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने उसी कड़वी सच्चाई को आप 40 सेकंड में प्रस्तुत कर दें, चूंकि समय, घड़ी जो है वो इशारा कर रही है कि समय हो चुका है। धन्यवाद पंकज जी। मैं आज कम समय में और इतनी बड़ी जन समस्याओं के साथ जो हम सब जूझ रहे हैं, इसके समाधान के लिए बहुत कुछ अभी संभव नहीं है, लेकिन एक चीज संभव है। मैं आज के इस समय में इस अभियान के माध्यम से विभिन्न राजनीतिक दल के नेतृत्व वर्ग से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव है उसमें इस क्षेत्र के लिए भी, बाकी के लिए भी, लेकिन विशेषकर इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, चाल, चरित्र, चिंतन और चेहरा को ध्यान में रख करके हर पार्टी के पास अच्छे कार्यकर्ता हैं, अच्छे वर्कर हैं जो स्थापित होने के बाद अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से नेतृत्व के लोगों को वे लोग रास नहीं आते हैं जो परिक्रमाकारी नहीं है। तो अब निवेदन मैं करूंगा विभिन्न दल के नेतृत्व वर्ग से कि कम से कम इस चुनाव में दल जो है एक परिक्रमाकारी नेतृत्व से पिंड छुड़ाकर
पराक्रमी व्यक्तित्व को राजनीति में स्थापित करके इस क्षेत्र के विकास का मार्ग प्रशस्त करे। इसी आग्रह के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। बहुत ही गजब का विशेषण आपने दिया, गजब का एडजेक्टिव आपने दिया। आप लोग आए बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज पे, इस स्टूडियो में आए, आप लोग हमसे जुड़े। इसके लिए प्रोफेसर राजीव रंजन सर का, ताराकांत प्रसाद सर का, डॉक्टर लक्ष्मी कुमारी मैडम का और वीरेंद्र जालान सर का पुनः दिल से धन्यवाद। आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पंकज जी आपको भी बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। नमस्कार।